हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हाँ जी, वेलकम बैक। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होगे और साथ खैरियत से होगे। अच्छा स्टूडेंट्स, जो अब लास्ट टाइम हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे, लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टार्ट किया था स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है। और स्ट्रेस और स्ट्रेन में हमने बेसिक सा ये देखा था कि स्ट्रेस असल में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आप किसी बॉडी पे कितनी फोर्स लगा रहे हो। ठीक है। और स्ट्रेन प्रोवाइड करता है कि उस फोर्स की वजह से उस बॉडी में डिफॉर्मेशन क्या आ रहा है। और डिफॉर्मेशन यहाँ पे हम किस सेंस में लेते हैं कि उस बॉडी की या तो लेंथ कितनी चेंज हो रही है, या उसका वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, या उसकी शेप कितनी चेंज हो रही है। इस चीज़ को जो हम मेजर करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस कराते हैं, उसको हम नाम देते हैं स्ट्रेन। ठीक है। फिर हमने स्ट्रेस स्टार्ट किया था, और स्ट्रेस में हमने ये चीज़ देखी थी कि स्ट्रेस की डेफिनेशन दो तरह से डिफाइन हो सकती है, या तो इन टर्म्स ऑफ अप्लाइड फोर्स, या फिर इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल रीस्टोरिंग फोर्स। क्योंकि हम जो बॉडीज़ पढ़ रहे थे, हम यहाँ पे इलास्टिसिटी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें बॉडी जो है अपनी पहले वाली शेप में वापस आ जाती है। फिर नेक्स्ट चीज़ हमने स्ट्रेस की यूनिट और डायमेंशन डिस्कस की थी। और अब लास्ट में हमने स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन स्टार्ट की थी कि स्ट्रेस को दो मेजर टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है। पहला है नॉर्मल स्ट्रेस, और जो दूसरा है वो है शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है। अब नॉर्मल या शेयर स्ट्रेस में डिफरेंस जो है वो किस चीज़ की वजह से राइज होता है? वो इस चीज़ की वजह से राइज होता है कि आप उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा किस तरह से रहे हो। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स नॉर्मली लगा रहे हो, मतलब 90 के एंगल पे लगा रहे हो, इस तरह इस डायग्राम में शो हुआ हुआ है, तो इसको जो आप नाम दोगे नॉर्मल स्ट्रेस नाम दोगे। अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स जो है वो टेंजेंशियली लगा रहे हो, अब टेंजेंशियली फोर्स लगाने का क्या मतलब है? आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि आपके पास एक ज़मीन पे एक मोटी सी बुक रखी हुई है। ठीक है। और उस पूरी बुक के ऊपर हाथ रख के आप अपने हाथ को स्लिप कर रहे हो। ठीक है। ये आगे भी डायग्राम भी आएगी, तो उस डायग्राम में भी क्लियर चीज़ आपको क्लियर होगी। तो अगर आप उस बुक पे हाथ रख के अपने हाथ को आगे की तरफ मूव करा रहे हो, तो उस चीज़ को शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं। ठीक है। तो आज हम स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की मजीद क्लासीफाई टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले नॉर्मल स्ट्रेस की डेफिनेशन है। हमने कहा नॉर्मल स्ट्रेस एक ऐसी स्ट्रेस है जिसमें फोर्स जो होता है वो आप नॉर्मली लगाते हो। तो सिर्फ फोर्स नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया। कि अगर आपको एक बॉडी लो, उस पर अगर आप 1 मीटर स्क्वेयर पे फोर्स लगाओ, और वो फोर्स भी किस तरह लगाओ, वो नॉर्मली लगाओ, मतलब 90 के एंगल पे, तो उस फोर्स पर यूनिट एरिया को आप स्ट्रेस नाम दोगे। अब स्ट्रेस की मजीद दो टाइप्स हैं। स्ट्रेस की पहले टाइप है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, और दूसरी टाइप है बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है। अब देखो, नाम से ही पता चल रहा है एक लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा। ये ऐसा स्ट्रेस है जो कि किसी बॉडी की एक डायमेंशन चेंज कर दे। मतलब या तो उस बॉडी की लेंथ चेंज कर दे, या उस बॉडी की ब्रेथ चेंज कर दे, या उस बॉडी की हाइट चेंज कर दे। ऐसे स्ट्रेस को नाम देते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि उसकी किसी एक डायमेंशन को चेंज कर दे। नेक्स्ट है बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। तो नाम से आपको आइडिया हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक नाम आ रहा है वॉल्यूम, मतलब ऐसा स्ट्रेस जो कि किसी बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर दे। ऐसे स्ट्रेस को नाम देंगे बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को। ये जो टॉपिक्स हैं सारे, ये सारे टॉपिक्स आपके पास डेफिनेशंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो आपने इसमें से डेफिनेशंस, हर आपको टर्म क्लियर हो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का क्या मतलब है, बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का क्या मतलब है। ठीक है। तो हर टर्म आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में कोई सी अगर एक डायमेंशन चेंज हो जाए किसी बॉडी की, उस स्ट्रेस को नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो डेफिनेशन अगर आप देखो, व्हेन स्ट्रेस चेंजेस वन ऑफ द डायमेंशंस, और वो डायमेंशन क्या क्या हो सकती है, हम जो बॉडीज ले रहे हैं वो 3D ऑब्जेक्ट्स ले रहे हैं। ठीक है। तो उसकी लेंथ हो सकती है या तो चेंज, या ब्रेथ हो सकती है, या हाइट। इस तरह के स्ट्रेस को नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ठीक है। अब जिस तरह अगर आप ये वायर वाली एग्जांपल ही देखो, ये वायर आपने ऊपर फिक्स्ड एक सपोर्ट से अटैच की हुई है, और नीचे ये एक वायर ही समझ लो, वायर को थोड़ा सा ज़रा थिक वायर है, और इसको आप नीचे से खींच रहे हो। तो क्या होगा, अभी वायर की जो लेंथ थी वो थी एल। जब आपने उस वायर को खींचा, तो उसकी नई लेंथ कितनी हो गई? देखो, सबसे पहले डेल्टा एल जो है ना, ये इसकी वायर एक्स्ट्रा आपके पास यहाँ पे लॉन्गेट हो गई। तो इसकी नई लेंथ कितनी हो गई? नई लेंथ हो गई एल प्लस डेल्टा एल। तो इसकी लेंथ चेंज हुई ना। तो इस तरह के स्ट्रेस को नाम देंगे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जो कि किसी एक डायमेंशन को चेंज कर दे।
अच्छा, अब देखो अभी तो हम जो फोर्स लगा रहे थे ना, इस फोर्स की वजह से इसकी लेंथ ज़्यादा हो रही थी। आप बाज़ दफ़ा ऐसी फोर्स भी लगा सकते हो जिसकी वजह से लेंथ कम हो जाए, है ना। तो अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को ही मज़ीद दो टाइप्स में क्लासीफाई किया हुआ है। अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाओ और उसकी वजह से उस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाए, उसको नाम देंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की देखो, टेंसाइल स्ट्रेस की डेफिनेशन कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। ये जो फोर्स थी ना हमारे पास, इसको डिफॉर्मिंग फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि ये उस बॉडी की कोई ना कोई चीज़ को चेंज कर रही है। और यहाँ पे किस चीज़ को चेंज कर रही है? यहाँ पे लेंथ को चेंज कर रही है। इसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं या टेंसाइल स्ट्रेस भी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे माइंड में यही आता है कि अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगाओ तो उसकी लेंथ ज़्यादा ही होगी, इसीलिए टेंसाइल स्ट्रेस को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। वैसे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की टाइप्स हैं, मतलब उसमें ये टेंसाइल स्ट्रेस आता है, लेकिन बाज़ दफ़ा टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को सेम मीनिंग में ले रहे होते हैं, क्योंकि मेजॉरिटी केसेस में 90% केसेस में हम किसी बॉडी पे फोर्स जब लगाते हैं, स्ट्रेस लगाते हैं, तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो रही होती है। ठीक है। सेकेंड, अब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की टाइप है वो है कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब कंप्रेशनल किस वर्ड से राइज हुआ है? कंप्रेस। तो इसमें क्या होगा, अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाओ और उसकी वजह से उसकी लेंथ एक डिक्रीज हो जाए, ठीक है, उस चीज़ को नाम देंगे कंप्रेशनल स्ट्रेस। अब कंप्रेशनल स्ट्रेस की डेफिनेशन आप देखो कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस प्रोड्यूस ड्यू टू किस चीज़ में डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज इन लेंथ ऑफ अ बॉडी अंडर अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड कंप्रेशनल फोर्स। ठीक है। अब एक्सप्लेनेशन नीचे बताई गई है, वही हमने जिस तरह डिस्कस किया कि एक वायर है जिसके पास एक रॉड है, वायर मतलब रॉड भी समझ सकते हो, वायर भी अज्यूम कर सकते हो, जिसकी लेंथ एल है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है। ठीक है, उसकी मतलब थिकनेस जो है वायर का, वो थिकनेस को और लेंथ को मल्टीप्लाई करके क्रॉस सेक्शनल एरिया ए बना हुआ है। और उसकी आपने उसको एक एंड उसका फिक्स कर दिया, क्लैम्प कर दिया, और दूसरे एंड पे आपने फोर्स लगाई। और देखो फोर्स किस तरह लगा रहे हो? फोर्स लगा रहे हो परपेंडिकुलर। अब देखो, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर किस तरह आ रहा है? ये अगर मैं इसी वायर को दोबारा बनाऊं, देखो ये इसकी सरफेस है नीचे वाली, और इस पे आप फोर्स इस तरह लगा रहे हो, तो देखो कितना एंगल बन रहा है। अगर आप उस सरफेस के दरमियान, इस तरह की सरफेस और फोर्स के दरमियान एंगल मेजर करो, तो ये जो एंगल बन रहा है 90 बन रहा है। तो ये असल में किसकी टाइप में आता है? ये किस टाइप में आएगा? ये नॉर्मल स्ट्रेस की टाइप में आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन एरिया इट चेंजेस इट्स लेंथ विच इज़ ग्रेटर देन द ओरिजिनल लेंथ। और हमने जब लेंथ ज़्यादा हो रही है तो वो पहले वाली लेंथ से ज़्यादा हो जाएगी। अब होता क्या है असल में, जिस तरह हमने पीछे मैंने आपको ये बताया कि एटम्स के दरमियान समझ लो स्प्रिंग अटैच्ड है, तो जब आप उस वायर को खींच रहे हो ना, तो एटम्स दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन एटम्स के दरमियान इंटरनल फोर्सेज होती हैं। वो इंटरनल फोर्स जो है हमारी फोर्स को रेजिस्ट करेगी। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि द इंटरनल फोर्सेज ऑफ द रॉड क्या करेंगे? रेजिस्ट चेंज इन लेंथ बट अटेन एन इक्विलिब्रियम विच इन विच द लेंथ इज एल प्लस डेल्टा एल, वेयर डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ। ठीक है, अब अगर आपने टेंसाइल स्ट्रेस निकालना हो तो टेंसाइल स्ट्रेस का भी वही सेम फार्मूला है, जो कि है फोर्स पर यूनिट एरिया। जिसके आप 1 मीटर स्क्वायर पे कितनी फोर्स लगा रहे हो उसको नाम देते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, या इसको टेंसाइल स्ट्रेस नाम देते हैं। नेक्स्ट है बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होगा? ऐसा स्ट्रेस जो कि किसी बॉडी का वॉल्यूम ही चेंज कर दे, उस स्ट्रेस को नाम देंगे बल्क या वॉल्यूमेट्रिक। तो सच स्ट्रेस चेंजेस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, सच स्ट्रेस इज कॉल्ड बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेन, सॉरी ये स्ट्रेन लिखा हुआ है, ये इसको आप ठीक कर लो, ये स्ट्रेन नहीं आएगा, यहाँ पे स्ट्रेस आएगा। ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ नोटिस करो, जिसमें मैं अगर ये डायग्राम बनाऊँ, एक मेरे पास स्फीयर था, इस पे मैंने फोर्स लगाई। फोर्स लगाने से हुआ क्या? समझ लो आपके पास ये कोई क्ले है या आपके पास यहाँ पे रबर है, ठीक है, तो फोर्स लगाने से इसकी शेप ज़रा छोटी होगी। लेकिन देखो पहले भी ये एक सफ़ेयर ही था, अभी भी सफ़ेयर है ना, तो शेप चेंज नहीं होती। ये कह लो कि साइज़ छोटा साइज़ छोटा हो जाता है। साइज़ छोटा होने का मतलब है वॉल्यूम कम हो गया, है ना। और अगर वॉल्यूम कम हो गया, एक और चीज़, मैथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैथ जो है वो कांस्टेंट रहता है। मैथ तो कभी चेंज कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो देखो डेंसिटी किसके बराबर है? मैस ओवर वॉल्यूम।
तो जब आपने वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस लगाया तो उस चीज़ का वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम कम होने से डेंसिटी इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो आप कहोगे जब हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या बल्क स्ट्रेस लगाते हैं तो उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, वॉल्यूम भी चेंज होता है, डेंसिटी भी चेंज होती है, लेकिन ना तो शेप चेंज होती है ना उसका वॉल्यूम चेंज होता है। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा? इट प्रोड्यूसेस चेंज इन वॉल्यूम एंड डेंसिटी, शेप रिमेन्स सेम। पहले भी शेप सिफेयर थी, अभी भी शेप सिफेयर ही है, लेकिन ज़रा छोटी हो गई। फिर वही चीज़ डिफॉर्मिंग फोर्स जो यहाँ पे भी बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है वो नॉर्मली लगेगी। नॉर्मली आप चाहो तो देखो, इसको चेक कर सकते हो कि हर फोर्स जो है वो 90 के एंगल पे लग रही है, इसीलिए इसको नॉर्मल स्ट्रेस की कैटेगरी में आता है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड नॉर्मल टू सरफेस एट ऑल पॉइंट्स। इसका भी सेम फॉर्मूला यही होगा, वो है फोर्स ओवर एरिया। तो कोई सा भी स्ट्रेस हो, उनके फॉर्मूले ही सारों के फॉर्मूले सेम है। ठीक है, अच्छा अभी ये हमने पढ़ा किसी सॉलिड के केस में। अब अगर फ्लूइड्स हों, ठीक है, अब फ्लूइड्स में क्या चीज़ आती है? फ्लूइड्स में जो है वो लिक्विड्स भी आ सकते हैं, फ्लूइड्स में गैसेस भी आ सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि फ्लो कर सकती है। तो गैसेस और लिक्विड दोनों फ्लो कर सकते हैं। तो अगर हम फ्लूइड्स का जिक्र करें तो ये जो बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है उसका फॉर्मूला बन जाता है डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। अब देखो डेल्टा पी कहाँ से आ गया? हम ये कह रहे हैं कि बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में वॉल्यूम चेंज होता है। ठीक है, तो लिक्विड्स या गैसेस के केस में कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि किसी चीज़ का वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकती है? तो वो होता है प्रेशर। तो इसीलिए हमने बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को रिप्लेस करके डेल्टा पी लिख दिया। और डेल्टा पी लिखने की वजह यही है कि इट इज़ इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, बिकॉज चेंज इन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वॉल्यूम। तो फ्लूइड्स के केस में आप ये फॉर्मूला इस तरह भी लिख सकते हो, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ ओवर ए। लास्ट हमारे पास है शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस में क्या होगा? ऊपर वाले में सबसे पहले में या तो कोई डायमेंशन चेंज हो रही थी, नेक्स्ट वाले टॉपिक में वॉल्यूम चेंज हो रहा था, इसमें किसी बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो शेयर या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या है कि व्हेन स्ट्रेस चेंजेस द शेप ऑफ द बॉडी, सच स्ट्रेस इज कॉल्ड शेयर और टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब इसका भी सेम फॉर्मूला वही है, लेकिन अब जो यहाँ पे जो फोर्स आएगा, डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लिखोगे, आप लिखोगे टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। ये अब टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स किस तरह है? देखो ये फोर्स जिस तरह समझ लो, ये आपके पास एक क्यूब रखा हुआ था। अब उस क्यूब पे क्या किया आपने? सिर्फ ऊपर वाली जो सरफेस थी ना, उसका जो ऊपर वाला फेस था, उसको आपने ऊपर से बस इस तरह आपने मूव कराया। ठीक है, समझ लो आपने यहाँ पे इस तरह इसको मूव करा रहे हो। तो ये जो आपने फोर्स लगाई है ना, ये सिर्फ टॉप की लेयर पे, बिल्कुल टॉप की लेयर पे, इसलिए इस फोर्स को टेंजेंशियल फोर्स कह रहे हैं। जिस तरह सर्कल में कहते हो ना, जिस तरह एक सर्कल है, मैं कह रहा हूँ सर्कल के सिर्फ इस पॉइंट पे फोर्स बताओ, तो इस पॉइंट पे जो एक फोर्स होगी, सबसे ऊपर जो कोई आप पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट पे जो फोर्स होगी उसको हम नाम देंगे यहाँ पे टेंजेंशियल। या तो इस सर्कल के बिल्कुल टॉप पे जो अगर आप फोर्स लगाओगे उसको नाम दोगे शेयर या टेंजेंशियल। इसी तरह इस क्यूब में भी ऐसा ही है। ठीक है, और किस फेस पे लगा रहे हो? फेस हमने पढ़ा था कि एक क्यूब की 6 फेसेस होती हैं, तो जिस फेस पे लगा रहे हो उस फेस का एरिया। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फोर्स। तो इसको सिंपल अल्फाज में हम एफ ओवर ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, अगर आप इसको ज़रा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे समझना चाहो, तो सबसे पहले मेरे पास ये एक सॉलिड था, इसमें एटम्स इस तरह प्रेजेंट थे। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने टेंजेंशियल फोर्स लगाई। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब है सिर्फ इसकी टॉप वाली लेयर को मैंने इस तरह फोर्स लगाई। उससे होगा क्या? उससे इसके ऊपर वाले जो लेयर ऑफ एटम्स है ना, वो डिस्प्लेस हो जाएंगे। देखो ये शेप इस तरह की बन जाएगी। तो ऊपर वाले के जो लेयर ऑफ एटम्स थे वो ज़रा डिस्प्लेस होके थोड़ा सा अब आगे मूव कर गए। और देखो आप एक चीज़ अगर थोड़ा समझो, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर वाली लेयर में सबसे ज़्यादा है, नीचे वाली लेयर में उससे कम। जैसे जैसे नीचे मूव कर रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है। तो देखो नीचे वाली जो लेयर थी उसमें तकरीबन डिस्प्लेसमेंट ना होने के बराबर है, लेकिन जो टॉप वाली लेयर थी उसमें डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा हुई। वो एटम डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा आगे मूव कर गए। ठीक है, तो इसमें आप ये कहते हो कि इट कम्स इन पिक्चर व्हेन सक्सेसिव layers of solid moves on each other such that when there is a relative displacement between various layers of solid। तो यहाँ पे जो solid की layers थी उनके दरमियान relative displacement हो रही है। ऊपर वाली लेयर ज़्यादा डिस्प्लेस की, नीचे वाली उससे कम उससे कम। ठीक है,
तो वो डिपेंड करता है आप फोर्स कितनी लगा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है कि हेयर डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू वन ऑफ द फेसेस। तो जो फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड टेंजेंशियल टू वन ऑफ द फेसेस। ठीक है, आप इसकी किसी भी फेस पे आप फोर्स लगा सकते हो, लेकिन वो फोर्स आपने टेंजेंशियली लगानी है। ठीक है, और मतलब किस तरह, मतलब ये जो फोर्स है, अब आप इसमें कुछ एक पॉइंट्स नोटिस करो। ये फोर्स एक तो आप यूं नहीं लगा सकते क्योंकि ये फोर्स एक टेंजेंशियल नहीं है। दूसरा ये केस, अगर आप किसी बॉडी पर टेंजेंशियल फोर्स लगाओ भी, तो बास ये भी तो हो सकता है कि ये पूरी बॉडी ही मूव कर जाए, ये बॉडी मूव करके यहाँ पे आ जाए, है ना, ऐसा ही होगा। तो इसके लिए हम ये करते हैं कि जो नीचे वाली इसकी फेस है ना, इसको आपने फिक्स करना होता है किसी सपोर्ट से। नीचे वाली साइड को फिक्स कर दो, फिर अगर आप इस बॉडी पे टेंजेंशियली फोर्स लगाओ तो ये बॉडी अपनी शेप चेंज कर देगी। ठीक है, तो ये अगर आप इसकी डायग्राम में देखो तो इसकी नीचे वाली साइड को वो फिक्स शो कर रहा है। नेक्स्ट ये है कि इसमें आप देखो, पहले बॉडी की शेप जो थी वो क्यूब थी, और अब बॉडी की शेप क्या हो गई, एक पैरेललोग्राम हो गई, है ना। तो इसमें क्या होता है, बॉडी की शेप चेंज हो जाती है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अगर आप उस वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालो और ये वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम निकालो तो वो दोनों जो आंसर सेम आएंगे। नेक्स्ट ये डिफरेंस है जो कि आपको मैंने स्टार्ट में बताया था, प्रेशर और स्ट्रेस में। तो प्रेशर जो है वो हमेशा नॉर्मली लगता है। मतलब अगर कोई बॉडी, जिस तरह आप डिस्कस करते हो, गैसेस में डिस्कस करते हो, आप कहते हो कि ये हमारे पास गैसेस हैं, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, इस पर प्रेशर लगाना है, तो प्रेशर हमेशा हम इस तरह नॉर्मली लगाते हैं। हम ऊपर पिस्टन्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो प्रेशर हमेशा नॉर्मल होता है। लेकिन स्ट्रेस जो है वो दोनों तरीके से हो सकता है। स्ट्रेस नॉर्मली भी हो सकता है और टेंजेंशियली भी हो सकता है, अभी हमने जिस तरह डिस्कस किया। अब और अगर स्ट्रेस, प्रेशर हमेशा नॉर्मली है, तो प्रेशर हमेशा जो है वो कंप्रेसिव इन नेचर होता है। मतलब प्रेशर हमेशा जो है वो वॉल्यूम को डिक्रीज करेगा। लेकिन स्ट्रेस ऐसा नहीं है। स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव भी है और टेंसाइल भी है। स्ट्रेस जो है वो किसी चीज़ की लेंथ या वॉल्यूम को बढ़ा भी सकता है, और टेंसाइल मतलब किसी चीज़ की लेंथ और वॉल्यूम को बढ़ा भी सकता है, और कंप्रेसिव का मतलब था कि वो कम भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास स्ट्रेस कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे स्ट्रेन, और इसको यहाँ तक अच्छी तरह आप बेशक वीडियो को 2 दफ़ा देखो, 3 दफ़ा देखो, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चंस हो वो आप नीचे फीडबैक में बताओ। और अगर आपको इन रिकॉर्डिंग से भी आपको रिलेटेड कोई भी आपकी सजेशंस हैं या कोई भी आप एडवाइस देना चाहते हो किसी भी तरीके से, तो मोस्ट वेलकम, आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताओ। ठीक है, चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।